नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज में। आज हम लोग फिर से लाए हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके सवाल हैं। और आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी के और बैंक, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी और यूपीएससी के पीटी आने वाले, इसमें आने की संभावना 100% है। सो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखें और क्वेश्चंस का पूरा अटेम्प्ट दें। चलिए आज का सवाल ये रहा। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आपका ऑप्शन ए है काबुल, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी कंदूज, ऑप्शन डी गजनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंधार। इससे रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो इसे बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया मैंने नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, और ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसका राइट आंसर है कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुग़ल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। मतलब कंधार जो है मुग़ल शासक और ईरान के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, और दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। कंधार के निकल जाने से मुग़ल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, ऑप्शन बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, आपका ऑप्शन डी है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। आपको हर एक सवाल के 5 सेकंड मिलेंगे, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम समझाने का प्रयास। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुग़ल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुग़लों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। ठीक है, शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुग़लों के अधिकार से निकल गया। इस क्वेश्चन को और डिटेल से समझाने का प्रयास किए हैं, जिसे नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड ही हैं। और आपका ये रहा नेक्स्ट स्लाइड, मतलब इससे आगे और फुल्ली डिटेल्स के साथ समझाने का प्रयास किए हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। कंधार मुग़लों एवं फारसियों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष का कारण बना रहा। 1628 ईस्वी में कंधार का किला वहाँ के किलेदार अली मर्दान खान ने मुग़लों को दे दिया। मतलब कंधार का जो किला का किलेदार था उसका नाम अली मर्दान खां था, और 1628 ईस्वी में मुग़लों को दे दिया था। ठीक है, और उसके 20 साल बाद मतलब 1648 ईस्वी में इसे पुनः फारसियों ने अधिकार में कर लिया। मतलब कंधार का किला जो है फारसियों ने 1648 ईस्वी में अपने अधिकार में कर लिया। फिर 1649 ईस्वी में एवं 1652 ईस्वी में कंधार को जीतने के लिए 2 सैन्य अभियान किए गए, परंतु दोनों में असफलता हाथ लगी। ठीक है, ये असफलता मुग़लों को लगी। फिर 1653 ईस्वी में दारा शिकोह, ये दारा शिकोह कौन था? पहले वाली वीडियो में मैंने दारा शिकोह के बारे में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, दारा शिकोह द्वारा कंधार जीतने की कोशिश की, बट वो भी नाकाम रही। इस प्रकार शाहजहां के शासनकाल में कंधार ने मुग़ल आधिपत्य को नहीं स्वीकारा। चलिए इस सवाल को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट सवाल। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। आपका ऑप्शन है काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बादशाह में एक मित्र शासक को लाना, ऑप्शन बी मुग़लों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, अब ऑप्शन सी है मुग़ल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, ऑप्शन डी है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। आपको हर सवाल के 5 सेकंड से कम मिलते हैं, और ये रहा आपका टाइमर। इस तरह इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बादशाह में एक मित्र शासक को लाना। इस सवाल को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से, और ये रहा आपके नेक्स्ट स्लाइड। बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी।
उसके बल्स अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्स और बादशाह में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बकर राज्य बन सके। ठीक है, चलिए आप इससे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, मतलब इससे आगे भी हैं। और ये रहा सफवी वंश, ईरान का एक राजवंश, मतलब सफवी वंश एक ईरान का एक वंश था जिसका नाम सफवी वंश था, जिन्होंने 1502 ईस्वी से 1730 ईस्वी तक राज किया। ठीक है, इस वंश के शासनकाल में पहली बार शिक्षा इस्लाम राजधर्म के रूप में स्थापित किया। इसका पतन अफगानों के विद्रोहों और उस्मानी साम्राज्य के आक्रमणों के कारण 1720 ईस्वी में हुआ। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर के भारत में प्रवेश करने से पहले बाबर को मध्य एशियाई सैन्य अभियानों में सफवियों ने बहुत मदद की और अपने सहायक के रूप में देखा। ठीक है, नहीं सफवी वंश का विनाश कब हुआ? 1720 के आक्रमण तक में होने लगा था, जो कि 1730 तक लास्ट में चला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? आपका ऑप्शन ए है हरनाथ, ऑप्शन बी है जगन्नाथ, ऑप्शन सी है कविंद्र आचार्य, ऑप्शन डी है कवि हरिराम। आपका टाइमर स्टार्ट है। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कविंद्र आचार्य। चलिए इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। और यह रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। कविंद्र आचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में वज्र एवं अवधि का अनुपम समन्वय है। मतलब कविंद्र आचार्य का मुख्य भाषा जो था वज्र एवं अवधि था। ठीक है, और कविंद्र कल्पता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में परिणित की थी। ठीक है, सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था, मतलब संस्कृत का विद्वान था। ठीक है, इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ का यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और यह रहा निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज्य कवि था? आपका ऑप्शन ए कलीम, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कुदसी, ऑप्शन डी मुनीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलीम। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाके अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम, जिसका ओरिजिनल नाम अबू जली को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सरीदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद, काशी साहेब सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सौदा, चंद्रभान, ब्राह्मण, हाजी दिलेर आदि थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मुमताज महल का असली नाम था? इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपका ऑप्शन है अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन बी लाडली बेगम, ऑप्शन सी मेहरुनिसा, ऑप्शन डी रोशन आरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। इसके बारे में भी हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम मतलब शाहजहां के साथ हुआ। ठीक है, भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैंने इस तरह से लिखा है ताकि मेरा समझाए भी आप भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। ठीक है ना। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी अच्छा से समझाने का प्रयास किया। ठीक है ना। इसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो, जिसका नाम मुमताज बेगम थे, ठीक है, सन 1611 ईस्वी में हुआ। वहीं बादशाह में मुमताज महल के नाम से उसकी प्रिय बेगम हुई। ठीक, 20 वर्ष की आयु में ही शाहजहां जहांगीर शासन का एक शक्तिशाली स्तंभ समझा जाता था। फिर उस विवाह से उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। नूरजहां आसफ खां और उनके पिता मिर्जा गियास बेग, जो जहांगीर शासन के कार्यकर्ता थे, शाहजहां के विश्वसनीय समर्थक हो गए थे। ठीक है ना। अब फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चले।
शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट बाट को देखकर चकित रह जाते थे। ठीक है ना। उसके शासन का अधिकांश समय सुख शांति से बीता था। उसके राज्य में खुशहाली रही थी। ठीक है ना। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है। ठीक है ना। इसके बारे में हम शाहजहां के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया। जो अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक जाके देख लें। ठीक है ना। अच्छा से समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी लाल किले में, ऑप्शन सी पंचमहल में, आपका ऑप्शन डी है शेरशाह के मकबरे में। आपका टाइमिंग स्टार्ट है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ताजमहल में। इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकला को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। आज हम लोग ताजमहल के बारे में पूरा मतलब फुल्ली डिटेल्स के साथ समझेंगे। ठीक है ना। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया। ठीक है ना। जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। ठीक ना। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। बारे वाह, कितना शौकीन था, मतलब हर एक क्षेत्र से बुलाया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में और भी इससे अच्छा समझेगा। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीने में कुशल कारीगरों का तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए। ठीक है ना। जिनके देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और इसके बारे में और थोड़ा बहुत है। 1630 ईस्वी में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूरा हुआ। ठीक है। जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। आई होप कि ये ताजमहल के निर्माण के बारे में आप लोग पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल भी अच्छा से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। और ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? आपका ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। टाइमिंग स्टार्ट है। जिसका आंसर आपको पता है कमेंट करते जाएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। चलिए इसके बारे में भी हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। और ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड जिसमें समझेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। यह मैंने पहले भी बता चुका है और आज भी बता रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बार बार मैंने रिपीट करा ताकि आपको वीडियो देखने के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके काल में चित्रकाल और स्वर्णकाल की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। ठीक है ना। ये पहले भी बता चुके हम। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वार जो उत्तर और दक्षिण की ओर था वो सामान्य प्रजा आया करती थी। ठीक है। आई होप कि पूरा अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है ना। ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको भी समझ में आ गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। जो भी अभी तक मैंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लेंगे ताकि आपको शाहजहां के बारे में और दारा सिकों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें प्लीज़, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज।